ओके, गुड मॉर्निंग। एक बार प्लीज कंफर्म कर देना ऑडियो वीडियो को लेकर कोई भी दिक्कत, अदरवाइज फिर अपने क्लास शुरू करते हैं। क्लास स्टार्ट कर दें। ऑडियो या वीडियो में कोई दिक्कत? हाँ जी भाई, आवाज आ रही है ना? ऑल ओके, ठीक है साहब, एक मिनट। हाँ। चलिए, चलो भैया क्लास शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में अपने ने क्या टॉपिक पढ़ा था? हाँ जी, नहीं पूरा टॉपिक क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास का टॉपिक क्या था अपना? पार्टनरशिप एक्ट में अपने ने आखिरी टॉपिक क्या पढ़ा था? कल की क्लास नहीं की, पिछले 2 दिन की क्लास नहीं की है। फिर पिछली क्लास में अपना टॉपिक क्या था? हाँ, पार्टनर्स की एक दूसरे के प्रति, नहीं सेक्शन ने टॉपिक, पार्टनर्स के एक दूसरे के प्रति क्या अधिकार है, क्या ड्यूटीज है, ये सब हमने पढ़ा। इसी के जस्ट अगला टॉपिक आता है कि पार्टनर्स की थर्ड पार्टी के प्रति। थर्ड पार्टी कौन हुआ? थर्ड पार्टी कौन हुआ? जो पर्सन जो पार्टनर नहीं है। हाँ, जो पार्टनर, या हम बोल सकते हैं नॉर्मल लोग, कि भैया जो फर्म के लोग हैं उनको छोड़ दें, अगर बाकी जो पब्लिक है उसके प्रति आपकी क्या ड्यूटीज हैं, उसके प्रति आपके क्या अधिकार है। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बस इसको थोड़ा सा अपने को ध्यान देना है। एक बार आप लोग अपनी बेरेक्ट ओपन कर लो भाई साहब, आपके पास देखो ना, मैंने मंगवाई है। कब आएंगी? मैं कह रहा था मैं मंगवा देता हूँ तो भी। सेक्शन 18 to 30 है आपका टॉपिक, है ना? इसमें अपने को जो मार्क कर दिया, जो अपने को तरीका फॉलो करना है, आप ऐसे पढ़ेंगे कि राइट्स एंड ड्यूटीज जो थर्ड पार्टी की है वो है 18 से 22 एंड 24, या फिर 18 से 24 आप बोल सकते हो, एक पार्ट। उसके बाद जितना भी है 25, 26, ये बात करता है कि फर्म कब लायबल होगी पार्टनर्स के कार्य के लिए। पार्टनर्स द्वारा किए गए काम के लिए फर्म कब लायबल हो, 25, 26। फिर जो टॉपिक है वो आपके क्या कह सकते हैं, अलग इंडिविजुअल टॉपिक, जिसको अपने बहुत सारी 25, 26, 27, 25 से 27, चाहे सेक्शन आर्टिकल या सेक्शन 28 है, सेक्शन 30 है। अब ध्यान दोगे और ऐसे ही पढ़ोगे कि भाई ये जो टॉपिक है, जो 18 से 30 का जो ये चैप्टर है, जो बात करता है कि पार्टनर्स की थर्ड पार्टी के प्रति क्या अधिकार है, उसका मेन टॉपिक ये है, ये है। उसके अलावा जो ये टॉपिक है ये अलग अलग है, ये अलग अलग टॉपिक है, और आप ऐसे ही पढ़ोगे कि 18 से 22 छोड़ो, 18 से लेकर 24 तक का जो एरिया है वो अपने को पता होना चाहिए इस टॉपिक में। उसके बाद अलग अलग टॉपिक चलेगा कि भाई फर्म कब पार्टनर्स के किए गए कार्य के लिए लायबल होगी। ये एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। माइनर को लेकर है कि क्या माइनर पार्टनर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इनका ऐसा नहीं कि ये सारे 18 से लेकर 30 का जो टॉपिक है वो सारा ही इसमें, ऐसा नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि इस टॉपिक को लेकर जो सेक्शन है वो 18 से 24 है। किसी को कोई भी सवाल कुछ भी, और ऐसे ही डिवाइड कर लेना कि भैया 18 से लेकर 24 है, फिर 25 से 27 अलग एरिया है, 28 अलग बात है, 29 अलग बात है, 30 अलग बात है। मतलब अपने को ये ध्यान रखना है कि सेक्शन 28, सेक्शन 29, सेक्शन 30 सिर्फ इंडिविजुअल टॉपिक है और अपने को उसी हिसाब से पढ़ने हैं। उसमें कोई फालतू के अंदर अपने को नहीं, जो अपने को थोड़ा आदत होती है अपने को इस सेक्शन को उस सेक्शन से लिंक करना, वो कुछ नहीं लिंक करना।
कोई फालतू का छोटे से टॉपिक को, इजी से टॉपिक को मुश्किल नहीं बनाना, इस तरीके से पढ़ना है। किसी को कोई भी सवाल ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं, मार्क कर लेना भैया अपने बैरक में कि कैसे पढ़ोगे। हाँ जी, आगे कंटिन्यू कर दूं? टॉपिक चालू कर दूं? किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो, या लिख लिया हो या जो भी है। टॉपिक चालू कर दूं? यस, स्टार्ट कर दूं क्लास? चलिए अब आ जाइए, अब आ जाओ। सेक्शन वेक्शन सब छोड़ दो एक बार। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि मान लीजिए ये एक फर्म है, जिस फर्म में 3 पार्टनर है, ए है, बी है, सी, ठीक है। हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये बोलते हैं कि भैया ए के किए गए कार्य के लिए पूरी फर्म लायबल होगी। फर्म का मतलब क्या है? ये तीनों लायबल, ए भी, बी भी, सी। हम सीधी सी बात बोलते हैं भैया, इनमें से जितने भी पार्टनर है, पार्टनर जो भी काम करेगा, जो ऑब्वियस फर्म का पार्ट हो, फर्म के बिजनेस से रिलेटेड हो, उसके लिए पूरी फर्म लायबल होगी, जिसका मतलब है ए है और बी है और सी। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि भैया पार्टनर्स की थर्ड पार्टी के प्रति क्या राइट्स है और क्या ड्यूटीज। और थर्ड पार्टी के प्रति राइट्स एंड ड्यूटीज का मतलब क्या है कि भैया वो जो थर्ड पार्टी है वो कब फर्म के ऊपर केस कर सकती है, वो थर्ड पार्टी कब पार्टनर के ऊपर केस कर सकती है, या फिर पार्टनर के किए गए कार्य को कब हम फर्म का कार्य मानेंगे। उससे हम बता सकते हैं कि भैया तुम्हारी क्या ड्यूटीज एंड राइट्स बनती हैं टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। अब आते हैं, नॉर्मली हम एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि भैया जो पार्टनर होता है ना, वो एजेंट होता है फर्म का। एजेंट का मतलब साहब सिंपल सा रूल है कि भाई पार्टनर जो भी काम करेगा ये माना जाएगा कि फर्म द्वारा किया गया कार्य, जो भी काम करेगा ये माना जाएगा कि वो काम फर्म द्वारा किया जा रहा है। एजेंट ऑफ फर्म बोला है हमने, ऐसा नहीं बोला पार्टनर जो है एजेंट होगा खुद का, नहीं, फर्म का एजेंट। मतलब पार्टनर जो भी काम कर रहा है माना जाएगा कि वो काम फर्म कर रही है, और अगर उस काम में कोई भी गड़बड़ होती है, कोई भी गड़बड़ होती है, तो कौन लायबल होगा? काम में कोई भी गड़बड़ होती है तो कौन लायबल होगा? लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपने, आदित्य ने अपने आगे एक बंदा रख रखा है जिसको उसने अपना एजेंट बता रखा है, और उसका नाम है साहिल। काम क्या करता है ये साहिल? आदित्य का काम है पार्सल डिलीवरी करने का, साहिल जो है उसके बिहाफ पे पार्सल डिलीवरी करता है। कल को साहिल किसी के साथ धोखा कर देता है, साहिल किसी का पार्सल लेकर भाग जाता है, किसी का पार्सल डिस्ट्रॉय कर देता है, लायबल कौन होगा? साहिल या आदित्य? मान लीजिए ये जो पार्सल था, ये पार्सल था गौरव का, तो गौरव किसको लायबल करेगा? साहिल को या आदित्य को? आदित्य हुआ ना। तो हम क्या बोलते हैं, एक मिनट समर्थ आपके क्वेश्चन पे आता हूं ना। हम क्या बोलते हैं कि पार्टनर जो है फर्म का एजेंट होता है, तो पार्टनर की गई सभी गड़बड़ के लिए कौन लायबल होगा? फर्म लायबल होगा। हाँ फर्म ये बोल सकती है कि आदित्य मान लो एक फर्म है, वो ये बोल सकती है कि भाई साहिल ने जानबूझ के ऐसा किया, ये किया, वो किया। सर वो आपस का आपका विवाद है, वो आप लड़ो। गौरव के लिए साहिल फर्म का एजेंट है, वो साहिल को नहीं जानता, वो किसको जानता है? आदित्य को। उसके लिए साहिल कौन है? आदित्य के बिहाफ पे एक बंदा आया, वो साहिल को नहीं जानता, वो तो आदित्य को जानता है, आदित्य से काम करवा रहा है, आदित्य ने आगे बंदा रख दिया। गौरव नहीं सोचेगा, या उसकी वो नहीं है कि भाई आदित्य बोलेगा कि साहब मैंने तो उसको ऐसा कहा ही नहीं था, फिर भी उसने ये काम कर दिया, आप उस पर केस करो। गौरव नहीं, गौरव को कोई लेना देना। अब ये क्या हुआ? ये हुआ
फर्म, ये हुआ पार्टनर, ये हुई थर्ड पार्टी। जो हमने पहली लाइन बोली कि जो पार्टनर है वो फर्म का एजेंट माना जाता है, जिसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि पार्टनर अगर कुछ भी गड़बड़ करता है तो जो थर्ड पार्टी है वो फर्म के खिलाफ जाएगी। उसको कोई लेना देना नहीं है कि इसने जो काम किया वो सही किया, जानबूझ के किया। वो सर आप दोनों लड़ो आपस में, फर्म और पार्टनर लड़े आपस में, जो भी हुआ थर्ड पार्टी तो फर्म के खिलाफ ही जाएगी, उसको कोई लेना देना नहीं है। तो पार्टनर जो है फर्म का एजेंट होता है। पार्टनर कुछ भी करता है, कुछ भी करता है, उसके लिए पूरी की पूरी फर्म लायबल होगी, कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का। ठीक है, अब समझ ध्यान रखना, गुड फेथ से हमको कोई लेना देना नहीं है। पार्टनर कुछ भी करे उसके लिए फर्म लायबल होगी, थर्ड पार्टी को कोई लेना देना नहीं है कि वो पार्टनर ने जो काम किया है वो जानबूझ के किया है कि क्या किया, उससे कोई मतलब नहीं है। इसको लेकर कोई भी सवाल, ताकि मैं आगे बात कर सकूं। हाँ जी, इसको लेकर कोई भी सवाल ताकि मैं आगे बात कर सकूं। कंटिन्यू कर दूं? यस, कंटिन्यू कर दूं? बिल्कुल बोल देता हूं जी। हम सिंपल सी भाषा बोलते हैं कि भाई, जैसे शुरू में जब हमने क्लास चालू की थी तब हमने बोला था, कोई भी एक बिजनेस फर्म ले लो, कोई भी नाम बता दो जो आपकी इच्छा करे, कोई भी नाम। ले दे के अपेक्स के पीछे पड़े रहो। हाँ भाई, इसमें मान लो दो पार्टनर है, ठीक है, ठीक है। एपेक्स पार्टनरशिप फर्म है, इसमें दो पार्टनर है, ए और बी। हमने ये बात बोली थी कि भैया फर्म या पार्टनरशिप जो है ना, तो पार्टनरशिप है वो एक रिलेशन है, वो क्या बताती है, एक संबंध बताती है कि यार दो लोगों में एक ऐसा संबंध है जिसके अंदर वो लोग आपस में व्यापार कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयर नुकसान बांट रहे हैं, ऐसा करके एक संबंध है। ठीक है साहब, ये है पार्टनरशिप। ये जो फर्म, ये जो पार्टनर्स है ना, ये दो लोग हैं, इनको इंडिविजुअली सिंगल पर्सन को हम बोल देते हैं पार्टनर। पार्टनर, इन लोगों को अगर एक साथ हम बोलना चाहे तो हम बोलते हैं फर्म। ये क्या है, फर्म है। पार्टनर शब्द कब यूज किया जाता है, जब हम उनको इंडिविजुअली बोलना चाहते हैं कि ए भागीदार है, बी भागीदार है। और जब हम एक साथ बोलना चाहते हैं तब हम बोलते हैं ए और बी की एक फर्म है। अब ध्यान देना, क्योंकि ए एक सिंगल पर्सन है, बी भी एक सिंगल पर्सन है, तो ये फर्म के हुए पार्टनर। तो कानून बोलता है कि भैया अगर हम ये बोल दें कि यार ये काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, तो फिर तो ये दिक्कत आ जाएगी कि भैया ए कोई भी काम करेगा सिर्फ ए ही लायबल होगा, बी तो लायबल ही नहीं होगा। फिर भागीदारी का कंसेप्ट क्या हुआ, पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि ए कोई भी काम करेगा उसके लिए सिर्फ ए लायबल होगा, बी लायबल ही नहीं होगा। तो फिर ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला फंस जाएगा। कब पता लगेगा कि भाई जो मामला है वो बी की कंसेंट से हुआ या नहीं, कब पता लगेगा कि बी को पता था, ये तो बहुत बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगा कि प्रूव कैसे करेंगे। बी तो हर बात में बोल दिया करेगा जब भी कोई गड़बड़ होगी कि साहब मेरी तो कंसेंट नहीं थी। अब फिर पहले तो वो प्रूव करो कि बी की कंसेंट थी कि नहीं थी। तो कहा भैया फिर तो पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो ही बिगड़ जाएगा। कोई भी छोटा मोटा केस होगा, पार्टनर्स अपने आप में कॉम्प्लिकेट कर लिया करेंगे। कैसे, ए कोई काम करेगा, दोनों पहली बात कर लेंगे कि देख ऐसा है तू काम कर, मेरी कंसेंट है, अगर कोई गड़बड़ हुई मैं मुकर जाऊंगा, ताकि फर्म बच जाए। तेरी अगर कोई देनदारी बनेगी तो देख लेंगे आगे। और उसके बाद भी दूसरी बात कि पहले कोर्ट में तो यही प्रूव करना पड़ेगा कि हमारी कंसेंट थी कि नहीं, उसी कोई 5 7 10 साल चले जाएंगे। फिर उसके बाद अगला पॉइंट ये उठेगा कि तुम लायबल हो या नहीं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप का वही बिगड़ जाएगा, चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। फर्म को लायबल करवाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो कैसे पता लगाए सबकी कंसेंट है या नहीं। तो उन्होंने सिंपल सी एक लाइन ली, भैया ऐसा है, फर्म के जितने भी पार्टनर हैं वो सब फर्म के एजेंट माने जाएंगे।
जिसका मतलब ये है कि उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए फर्म लायबल होगी। हम इस चीजों में नहीं जाएंगे, उसकी कंसेंट थी, उसकी कंसेंट नहीं थी, ये था वो था, हमें कोई लेना देना नहीं है। पार्टनर ने काम किया, हाँ साहब किया, तो पार्टनर फर्म का एजेंट है, पार्टनर के किए गए कार्य के लिए पूरी फर्म लायबल होगी। मतलब ये तो लायबल होगा ही होगा, ये भी जितने भी पार्टनर है वो सभी लायबल है। कोई भी डाउट कुछ भी अभी तक? ये बात समझ आई कि हम क्यों एजेंट बोल रहे हैं उसको? अब इसी को अपनी सिंपल भाषा में बोलते हैं। ये तो ऐसी लाइन है जो अपने को लॉ के हिसाब से याद रखनी है। पार्टनर द्वारा किया गया कोई भी कार्य, कोई भी एक पार्टनर कोई भी काम करता है, ये माना जाएगा कि वो कार्य किसने किया है? किसने किया है? क्या माना जाएगा कि कार्य किसने किया है? ऐसा माना जाएगा। और अब उस कार्य की वजह से, उसकी वजह से किसी का भी नुकसान होता है, किसी का भी, तो वो बंदा किसके खिलाफ जा सकता है? थर्ड पार्टी किसके खिलाफ जा सकती है? कोई भी सवाल, कुछ भी, किसी भी तरह का। इसीलिए हम बोलते हैं कि पार्टनर फर्म का एजेंट है, वो फर्म के बिहाफ पे काम कर रहा होता है। अगर पार्टनर के किए गए काम के लिए किसी को भी नुकसान होता है तो पूरी की पूरी फर्म लायबल। कोई भी डाउट कुछ भी? हाँ जी, कोई भी डाउट कुछ भी, ताकि मैं आगे बात कर सकूं। ठीक है, अब ध्यान देना, एक लाइन है, सेक्शन वेक्शन सब एक बार छोड़ दो, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि पार्टनर जो होता है ना वो जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होता है। इसका मतलब क्या है? कोई भी जो बता सके। आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कई बार पढ़ी होगी ये बात। बताइए। संयुक्त तौर पर, सेवरली के लिए जो भी बोलोगे, संयुक्त तौर पर और, हाँ जी, हाँ अलग, सिंपल भाषा में बोलूंगा। अब ध्यान देना, ये बात मैंने यहाँ इसलिए लिखी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये कहता है, हम अभी क्योंकि आगे मैं ये बात बोलता तो आप बोलते कि सर पिछले लेक्चर में या पिछले से पिछले लेक्चर में तो आपने ये बोला था कि थर्ड पार्टी तो सिर्फ फर्म पे केस कर सकती है। जो थर्ड पार्टी है ना उसको अधिकार दिया है, उसको कहा है कि भैया देख, पार्टनर के किए गए काम के लिए फर्म लायबल है, पर तेरे पास ऑप्शन है, तू पूरी फर्म पे केस कर, तू सिर्फ पार्टनर पे केस कर, तेरी इच्छा है। जॉइंटली एंड सेवरली का मतलब यह है कि चाहे तो जो थर्ड पार्टी है वो पूरी फर्म पे केस कर सकती है, संयुक्त तौर पर सभी को केस में ले सकती है, चाहे तो सिर्फ उस पार्टनर पे केस कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। नंबर वन, इसी के अंदर एक और कॉन्सेप्ट बनता है, भाई अगर तो जो थर्ड पार्टी है उसने संयुक्त तौर पर पूरी फर्म पे केस किया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो भी पैसा बनेगा, देनदारी बनेगी, वो पूरी फर्म देगी। पर अगर उसने अकेले पार्टनर पे केस किया है ना, फिर पार्टनर को ये राइट दे दी, अधिकार दे दिया कि भैया तू सभी को ले ले, अगर मेरी अकेले की देनदारी बनेगी तो तुम सबको उसमें हिस्सा देना पड़ेगा। क्यों? मैंने जो काम किया फर्म के लिए तो किया। तो ये है जॉइंटली एंड सेवरली का कॉन्सेप्ट, कि जो थर्ड पार्टी है ना उसके पास ये अधिकार है कि वो पूरी फर्म पे केस कर सकती है, वो सिर्फ एक पार्टनर पर भी केस कर सकती है, जो पार्टनर जिसके साथ विवाद हुआ उस पर। पूरी फर्म पे केस किया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो भी पैसा देनदारी बनेगी सभी पार्टनर मिलकर देंगे, बात ही खत्म। अगर सिर्फ एक पार्टनर पे केस किया तो जो ये एक पार्टनर है, सपोज ये एक पार्टनर है ए, ये बाकी लोगों को ला सकता है, ये बाकी लोगों को ला सकता है। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हाँ, रिपीट कर देता हूं, मैं पूरा टॉपिक दोबारा रिपीट करता हूं।
अब ध्यान देना, हमने जब ये कहानी शुरू की ये पार्टनर्स की थर्ड पार्टी को लेकर, इसके अंदर मैं आपको सिंपल भाषा में बोल देता हूं थर्ड पार्टी। सिंपल भाषा में, फर्म पे या पार्टनर पे कब केस हो सकता है? कोई भी, कौन करेगा? कोई तीसरा आदमी करेगा। तीसरा आदमी कब केस कर सकता है? बात ही खत्म। फर्म पे या पार्टनर पे कोई भी तीसरा आदमी जो इस फर्म का पार्टनर नहीं है, जिससे जिससे मान लो फर्म डील कर रही थी, कुछ भी मान लो, वो कब केस कर सकता है? तो हम इसमें शुरुआत ऐसे करते हैं कि भैया ऐसा है, पार्टनर जो है वो फर्म का एजेंट होता है, मतलब वो जो भी काम कर रहा है ये माना जाता है कि वो फर्म के बिहाफ पे कर रहा है। तो उस केस के अंदर पार्टनर के किए गए कार्य के लिए कौन लायबल होगी? फर्म। ये हम किसके लिए बोल रहे हैं? थर्ड पार्टी। कि देखिए थर्ड पार्टी के लिए ये है कि अगर वो पार्टनर है तो वो जो भी काम कर रहा है उससे मेरा जो भी नुकसान होगा वो फर्म भरेगी। हम थर्ड पार्टी के हिसाब से बोल रहे हैं कि भाई मान लो ये एपेक्स वाला है, एपेक्स वाला एग्जांपल कहां गया, ये रहा। एपेक्स में दो पार्टनर ए और बी। एपेक्स वालों का मान लो कंस्ट्रक्शन का काम है, इन्होंने एक पर्सन है, ठीक है, रामलाल, इसके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिया कि भैया हम तेरे यहाँ घर बना देंगे। अब होता क्या था, ये एक ही ए है जो काम सारा संभालता था, ये ए ही सारा काम संभालता था। बी मान लो इनका और भी कहीं काम चल रहा था, वहां था, बी तो कभी आया ही नहीं। ये जो रामलाल है इसको क्या पता है कि भैया एपेक्स कंपनी है, इसमें दो पार्टनर है, या चलो इसको नहीं भी पता तब भी मैटर नहीं करता हमारे लिए। ए ने कोई गड़बड़ कर दी, कंस्ट्रक्शन में कोई गड़बड़ कर दी, अब रामलाल केस करना चाहता है। अब यहां पर क्योंकि ए पार्टनर है तो लायबल कौन होगी? पूरी फर्म। कौन लायबल होगी? पूरी फर्म। हम ये बोलेंगे कि ए जो काम कर रहा था वो फर्म के बिहाफ पे कर रहा था, इसीलिए पूरी की पूरी फर्म लायबल होगी। ये रामलाल फर्म के खिलाफ जा सकता है। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। जब भी ये लाइन बोली जाती है कि जो पार्टनर है वो फर्म का एजेंट है, उसका मतलब ये है कि पार्टनर के किए गए काम के लिए पूरी फर्म लायबल होगी और जो भी थर्ड पार्टी है वो पूरी फर्म पे केस कर सकती है। ये तो हुई एक बात। इसी के जब हम आगे लेवल पे जाते हैं, जहां हम ये बोलते हैं कि जो पार्टनर है वो जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होते हैं, संयुक्त तौर पर भी और पृथककृत बोल दो या अकेले भी, सिंगल इंडिविजुअली भी लायबल हो सकते हैं। इसका मतलब ये जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात बोली ना कि भैया पार्टनर के किए कार्य के लिए फर्म लायबल है, थर्ड पार्टी फर्म के ऊपर केस कर सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि फर्म के ऊपर ही केस करेगी, कर सकती है। जिसका मतलब क्या है कि भैया थर्ड पार्टी के पास दो ऑप्शन होते हैं, चाहे तो वो सिर्फ उस पार्टनर पे केस कर दे, उसकी इच्छा है, चाहे तो पूरी की पूरी फर्म पे केस कर, उसकी इच्छा है। जो हम बोलते हैं कि जो ये पार्टनर्स हैं ये जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होते हैं। जो थर्ड पार्टी है वो सभी पे केस कर सकती है, मतलब पूरी फर्म पे, या फिर सिर्फ जो मेन जो जिसके साथ भी विवाद है सिर्फ उस पे। अगर तो जो थर्ड पार्टी है वो पूरी की पूरी फर्म के ऊपर केस करती है तो बात ही खत्म, जो भी देनदारी बनेगी सब देंगे, कोई है ही नहीं, सभी लोग पार्टी बन जाएंगे। अगर थर्ड पार्टी सिर्फ एक पार्टनर पे केस करती है, उस केस के अंदर ये जो एक पार्टनर है ये बाकी बचे हुए पार्टनर को ला सकता है, उनको इन्वॉल्व कर सकता है, बोल सकता है कि साहब मैंने काम फर्म के लिए किया था, मेरी जो भी देनदारी बनेगी ये सब लोग उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे या ये सब लोग मिलकर। कोई भी डाउट, कोई भी सवाल इस टॉपिक को, ये बेसिक कंसेप्ट है अपना, जो ऑब्वियस सेक्शंस में है, पर एक बार थोड़ा सेक्शंस को छोड़ो। कोई भी डाउट किसी का भी बोलते हो तो दोबारा रिपीट कर देता हूं, किसी को भी कोई भी डाउट एक बार लिख देता हूं मैं बोर्ड पे, उसके बाद भी आपको डाउट हो तो। पहला पॉइंट ये है कि जो पार्टनर होता है वो एजेंट होता है ऑफ फर्म। ये एक लाइन है जिसका मतलब ये है कि पार्टनर के किए गए कार्य के लिए पूरी की पूरी फर्म लायबल होगी, जिसका मतलब है सभी पार्टनर्स लायबल होंगे। फर्म बोल दो या ऑल पार्टनर्स लायबल। उसके बाद हम ये बोलते हैं, या एक और इसमें बोलूं मैं, एक तो ये हो गया, एक और बोलूं मैं कि भाई जो थर्ड पार्टी है
वो फर्म पर केस कर सकते हैं, फर्म या ऑल पार्टनर्स पर केस। ये हुआ एक बात। अब यहां पर हमने ऐसा नहीं बोला कि भाई थर्ड पार्टी जो है इंडिविजुअली या ऐसे, हमने ऐसा बोला कर सकती है, हमने ऐसा नहीं बोला फर्म पर ही करेगी, अ, एक पार्टनर को अकेले नहीं केस कर सकता, ऐसा कुछ नहीं बोला। अब आती है अगली बात कि जो पार्टनर्स हैं वो जॉइंटली एंड सेवरली, ध्यान देना, जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। जिसका मतलब क्या है कि जो ये थर्ड पार्टी है, जो ये थर्ड पार्टी है, ये फर्म पर केस कर सकती है, ये चाहे तो सिर्फ एक पार्टनर पर केस कर सकती है। अगर तो पूरी फर्म पर केस किया बात ही खत्म, पर अगर सिर्फ एक पार्टनर पे केस किया तो ये एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स को जोड़ सकता है, इन्वॉल्व कर सकता है। कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह का, ये है मेन। आपसे क्या पूछा जाता है कि भाई पार्टनर फर्म का क्या माना जाता है, एजेंट। पार्टनर के किए गए काम के लिए कौन लायबल होगा, या तो ऐसा बोल दिया जाएगा फर्म, या बोल दिया जाएगा ऑल पार्टनर्स। उसके बाद पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो किस तरह की होती है, जॉइंटली होती है, सेवरली होती है, या जॉइंटली एंड सेवरली बोथ होती है। पहले मैं इसको कॉन्सेप्ट को समझा देता हूं। अगर आपको बोला जाए, मतलब अगर एक लाइन ये है जिसका मतलब है कि पार्टनर्स जॉइंटली लायबल होंगे, सिर्फ एक लाइन ये है, आगे की लाइन में, इसका मतलब ये है कि जो भी थर्ड पार्टी है, अगर किसी भी एक पार्टनर ने कोई गड़बड़ की, उसका कोई नुकसान किया, तो जो भी थर्ड पार्टी है वो सिर्फ फर्म पे केस कर सकती है, ओनली। वो सभी इंडिविजुअली उस पार्टनर पे केस नहीं कर सकते। पार्टनर्स जॉइंटली लायबल का मतलब है कि अगर केस होगा तो पूरी फर्म पे होगा, सिर्फ उस अकेले पार्टनर पर नहीं कर सकते। जॉइंटली का मतलब है, जिसको हम सिंपल भाषा में बोल देते हैं कि जो भागीदार है वो सभी लायबल होंगे, अकेला नहीं। पार्टनर्स सेवरली लायबल, इसका मतलब क्या है कि जो पार्टनर है उसी पर केस होगा। थर्ड पार्टी किस पर केस करेगी, जो पार्टनर इन डिफॉल्ट है, जिसने गड़बड़ की है, ओनली उसी पर केस होगा। एंड देन जो हम पढ़ रहे हैं कि पार्टनर्स जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, इसका मतलब है कि थर्ड पार्टी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो पूरी फर्म पे केस कर दे, चाहे तो सिर्फ उस पार्टनर पे जो डिफॉल्ट, जिसने गड़बड़ की। और अगर वो सिर्फ इस पे करता है, अकेले इस पार्टनर पे, तो ये बाकी लोगों को इन्वॉल्व कर सकता है। ये है आपका टॉपिक। अब आपकी स्क्रीन पे मैंने एक बार लिख दिया है, आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं समझ आया तब भी पूछ सकते हो। अच्छा, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कि पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, जॉइंटली, सेवरली, जॉइंटली एंड सेवरली बोथ। बोथ तीन क्वेश्चन यहाँ से जो आपके प्री में पूछे जा सकते हैं, चार मान लो कि फर्म वाले को वो दो तरीके से बोल सकता है। कोई भी डाउट, कुछ भी। नहीं, कभी नहीं। हाँ, अभी बता देता हूँ, इसमें एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। मान लीजिए दो पार्टनर है, एक है आदित्य, एक है गौरव, ठीक है। इनका रेस्टोरेंट बिजनेस है, फूडिंग का रेस्टोरेंट बिजनेस। आदित्य जो है
यही सारा कुछ संभालता है, जो भी जैसा मान दो एक्टिव पार्टनर जिसको अपने बोल दो यही है। होता क्या है जी, आदित्य भी रेस्टोरेंट में कोई खाना खाने आता है, उसको गलत खाना खा खिला दिया जाता है, उसको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। वो कहता है भैया तुमने मेरे साथ, वो केस करना चाहता है। अब या तो वो फर्म पे केस कर दे, मान लो रेस्टोरेंट का नाम है, लेट्स टेक एन एग्जांपल राठौर, ठीक है, तो वो रेस्टोरेंट पे केस करते हैं भाई, जो भी फर्म का नाम है जैसा भी है, ठीक है। अब मान लो ये तो हुआ कौन सा पॉइंट, ये वाला कि भाई वो फर्म पे केस कर देगा, सभी पे एक साथ कर दिया। उसने ये नहीं किया ए पे बी पे आदित्य पे, उसने कहा यार जो पूरी फर्म का नाम क्या है जी, रेस्टोरेंट का नाम ये है, बस इसमें जितने भी लोग हैं, अब जो भी पार्टनर हो मुझे कोई लेना देना नहीं, एक ही हो। उसने एक उसके पास ऑप्शंस जो है, अब बात करते हैं ऑप्शन। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जिसको फूड पॉइजनिंग हुई उसका नाम है रुचि। अब उसके पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन वन, पूरी फर्म को केस कर देना, जिसको बोल सकते हैं हम राठौर, जो भी फर्म का नाम है। दूसरा ऑप्शन, उसको नहीं पता था कि गौरव पार्टनर है, उसके लिए तो ये था कि यार उस दिन वहां मालिक बैठा था, मेरे को मालिक का नाम है पता है, उसने ऑप्शन टू उठाया, आदित्य, आदित्य पे केस कर दिया। ऑप्शन दोनों थे, चाहे तो पूरी फर्म पे केस कर दो, मतलब सभी को जॉइंटली लायबल करवा लो, चाहे सिर्फ एक पार्टनर पे केस कर दो। अब यहाँ पर आदित्य पे केस हुआ है तो मैं तो बोलूंगा भाई आदित्य जाने, आदित्य पे केस हुआ, वो जाने, उसका काम है, मैं तो उस दिन था ही नहीं, आदित्य को ध्यान देना चाहिए था, ये वो फलाना ढिमकाना, कोई बात। आदित्य कोर्ट के अंदर जब भी केस होता है, या तो आदित्य बोल सकता है कि सर पार्टनर एक और है उसको भी जोड़ो, एक। दूसरा ये हो सकता है कि आदित्य कुछ ना करे, आदित्य केस को चलने दे, जब मतलब बता दे वो कैसे से करके हमारी फर्म है ये है, जब भी पैसा मतलब कोर्ट जब बोले कि भैया आदित्य तुम रुचि को 1 लाख रुपए दोगे एज ए कंपेंसेशन, तो आदित्य बोलेगा साहब मैं अकेला क्यों दूंगा, फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, जो दूसरा पार्टनर है उसको बोलो कि वो भी इक्वल कंट्रीब्यूट करे, उसका जो भी हिस्सा है उसके हिसाब से, अगर उसका 50% हिस्सा है तो बराबर देगा, 30% है तो उस हिसाब से देगा। यहाँ पर कोर्ट ये बात है। हम इसको क्या बोलते हैं कि अगर जो भी थर्ड पार्टी है उसने सिर्फ एक पार्टनर पे केस किया है, तो यहाँ इस पार्टनर के पास अधिकार है कि वो बाकी लोगों को इन्वॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पर मान लो गौरव है, तो वो गौरव को एज ए पार्टी ऐड करवा सकता है, या फिर जब भी केस चलने दे, बस जब भी केस की मतलब कोर्ट जो भी कंपेंसेशन बोले, जो भी बोले, तब बोल सकते हैं कि सर दूसरे पार्टनर से कंट्रीब्यूशन करवाइए, मैं अकेला नहीं भरूंगा। ये उसका अधिकार है, ये उसका अधिकार है। कोई भी डाउट कुछ भी इसको लेकर, अब ये बात समझ आ गई, ठीक है, ये है, इसको हम बोलते हैं जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, कि थर्ड पार्टी अगर पूरी फर्म पे कर रही है तो बात ही खत्म, पर अगर थर्ड पार्टी, तो हम ऐसा बोलते हैं कि पार्टनरशिप के अंदर जो थर्ड पार्टी है, जो भी केस करने वाला बंदा है, उसके पास अधिकार होता है, वो चाहे तो पूरी फर्म पे केस करे, चाहे तो अकेले पार्टनर। पूरी फर्म पे करेगा तो बात कोई आगे की कहानी बनती नहीं है, सिर्फ अकेले पार्टनर पे करेगा तब आगे की कहानी बनती, ठीक है। चलो अब ध्यान दे देना, पार्टनर को हम क्या बोलेंगे, फर्म का एजेंट, फर्म का एजेंट। पार्टनर्स कैसे लायबल होते हैं, जॉइंटली, सेवरली या बोथ, बोथ है ना। अब दो बातें एक्स्ट्रा ऐड कर दो, कौन सा सेक्शन है जो ये बोलता है कि पार्टनर फर्म का एजेंट माना जाएगा, सेक्शन 18। कौन सा सेक्शन है जो ये बोलता है कि पार्टनर्स जो हैं जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे, 18 और 7 25, ठीक है। ये हो गया आपका बेसिक, जिसको अपने थर्ड पार्टी को लेकर बेसिक है ना, वो बोल सकते हैं कि भैया पार्टनर को लेकर अगर हम बात करें तो पार्टनर एजेंट है, कौन सा सेक्शन बोलता है 18, पार्टनर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल है, कौन सा सेक्शन बोलता है 25। ये दो लाइनें अपनी अभी तक ध्यान रखें। किसी का कोई भी सवाल, कुछ अभी लिखवाएंगे नहीं, अभी रुक जाओ बात पे आते हैं, किसी का कोई भी सवाल फिर अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी कंटिन्यू करते हैं।
यस, किसी का कोई सवाल नहीं है तो कंटिन्यू कर दें। चलिए अब आ जाइए, ठीक है जी, अब आ जाइए। अब आते हैं अपने, क्योंकि हमारे लिए थोड़ा सा ध्यान देना कि भाई ये जो पार्टनर है, हम बोलते हैं कि साहब ये जो पार्टनर होता है ना, ये फर्म का एजेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्म प्रिंसिपल हुई, मेन फर्म हुई ना। फर्म जो बोलेगी वही ये करेगा। सिंपल सी भाषा में रखते हैं, आपने एजेंट, थोड़ा लीगल वर्ड हटा दो, आपने कोई नौकर रख रखा है, नौकर वही करेगा जो आप बोलोगे। नौकर वही करेगा जो आप बोलोगे। आप उसको बोलोगे कि भैया यार सुबह ये खाना बना दो, वो बनाएगा, शाम को ये बना दो, या फिर ये काम कर दो, वो वही करेगा। सही है, कोई दिक्कत? ये बात समझ आई? दोबारा बोल रहा हूं, आपने कोई नौकर रख रखा है तो नौकर वही काम करेगा ना जो आप उसको बोलोगे। हाँ जी, जो बोला है उसके अलावा, इसी पे आ रहा हूं, अभी इसी पे आ रहा हूं, इसी पे आ रहा हूं कि भाई नॉर्मली जो नौकर वही काम करेगा जो आप बोलोगे, अगर उसके अलावा कोई काम करेगा तो अपने बात करते हैं क्या होगा अभी। वैसे ही अपने ये मान लेते हैं कि भैया पार्टनर जो है एक तरह से फर्म का नौकर है, बस उसको थोड़ी इज्जत वाली टर्म यूज कर लेते हैं, एजेंट। हम सर्वेंट नहीं बोलते, हम बोल देते हैं एजेंट, कि भैया ये फर्म के बिहाफ पे काम करता है, ये फर्म का एजेंट है। अब बात ये आती है कि भैया फर्म का एजेंट है, मतलब फर्म जो बोलेगा वही पार्टनर करेगा। अब सपोज फर्म क्या बोलेगी, बोलने के तरीके दो होते हैं, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ये क्या है सर? एक तो होता है कि आप रोज ही उसको बता रहे हो कि क्या क्या करना है, एक एक चीज पे डायरेक्शन इशू कर रहे हो, एक एक चीज पे डायरेक्शन इशू कर रहे हो, एक्सप्रेस। दूसरा है कि आपने उसको मोटा मोटी बता दिया कि भैया तेरे को ये करना है, अब उसके हिसाब से जो मर्जी कर। पार्टनर को कह रखा है कि भैया अगर कोई भी फर्म को किसी से पैसा लेना है तो तू फर्म के बिहाफ पे केस फाइल कर ले। अब केस कैसे फाइल करना है, केस कहां फाइल करना है, केस में कौन सा वकील करना है, वो तू अपने हिसाब से दे। तो हम एक बात बोलते हैं कि पार्टनर जो है वो फर्म का एजेंट है, और पार्टनर के पास जो अथॉरिटी, जो पावर है एजेंट के बिहाफ पे काम करने की, वो दो तरीके से आती है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो हम क्या बोलते हैं, पार्टनर्स अथॉरिटी। अभी आ रहा हूं जी आपके क्वेश्चन पे ना, एक मिनट, अभी आ रहा हूं आपके क्वेश्चन। हमने बोला कि फर्म पार्टनर जो है वो फर्म का एजेंट है, मतलब फर्म के बिहाफ पे काम करेगा। अब क्या काम करेगा तो वो फर्म बताएगी। अब बताने के तरीके दो होते हैं, एक फर्म ने एक एक चीज बता रखी जिसको हम बोलते हैं एक्सप्रेस, क्या करोगे, कैसे करोगे, कैसे नहीं करोगे, कहां जाओगे, कहां नहीं, एक एक चीज एक्सप्रेस। एक है कि कुछ चीजें नहीं बताई होती, बस मोटा मोटी बता दिया जाता है। तो या आप अपने घर में नौकर रखते हो, उसको बोलते हैं कि यार आज आलू के पराठे बना देना। अब कैसे बनाने हैं, नमक कितना डालना है, कैसे एक एक चीज कौन से आपने वो सब नहीं बताया, तो वो उसकी क्या है, इम्प्लाइड अथॉरिटी। जो उसको लगेगा वो वैसे करेगा। ये बात समझ आ गई, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी पार्टनर की। कि पार्टनर की जो पावर है वो या तो एक्सप्रेस होती है या इम्प्लाइड, मतलब या तो क्लियरली बताई होती है, कई बार क्लियरली, कई बार तो क्या ऐसा होता है कि कुछ चीजों पे क्लियरली नहीं बताई होती है। तो वहां फिर हम बात करते हैं कि क्या इम्प्लाइड अथॉरिटी उसकी बनती है। हाँ जी, ये बात समझ आई? दोबारा बोल रहा हूं, पार्टनर फर्म के बिहाफ पे काम करेगा। अब बात आती है क्या काम करेगा, तो वो दो तरीके हैं, एक या तो फर्म ने एक एक चीज बताई हो, जिसको हम बोलते हैं फर्म ने उसको एक्सप्रेसली बता रखा हो, जिसको हम बोलते हैं पार्टनर की एक्सप्रेस अथॉरिटी। ये बात समझ आ गई? ये बात समझ आ गई कि क्या करोगे क्या नहीं करोगे, एक एक चीज बता रखी है, तो ये हम बोलते हैं कि ये है पार्टनर की एक्सप्रेस अथॉरिटी, जो बताई गई है वही, एक एक चीज क्लियर है। कुछ चीजें होती है जिसपे पार्टनर को कुछ नहीं बताया गया है, पार्टनर को बोला है कि भैया तेरे को जैसा सही लगे तू वैसे कर, अपने हिसाब से तेरे को जो अच्छा लगे ना वो कर लेना, उसको हम बोलते हैं पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी। अब ध्यान देना, पहले मैं वो लिखवा देता हूं फिर भी डाउट होता है। हम बोलते हैं कि जो पार्टनर की जो अथॉरिटी है या पार्टनर की जो पावर है वो दो तरह की होती है, एक एक्सप्रेस, एक इम्प्लाइड।
एक्सप्रेस होता है जो बकायदा लिखी हुई है, रिटर्न है या ओरली बताई गई है कि क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता, क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता, बताई गई है। अब सर अगर बताई गई है तब तो वही होगी। सपोज पार्टनर को कहा गया है कि भैया तू जो है फर्म के नाम पे केस नहीं कर सकता, अब उसकी अथॉरिटी में नहीं है, नहीं कर सकता। उसको कहा गया कि भैया तू जो है फर्म के बिहाफ पे किसी से लोन नहीं ले सकता, अब उसको कहा गया कि नहीं ले सकता, ये उसकी एक्सप्रेस अथॉरिटी। तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या नहीं कर सकते। कुछ चीजों पे बातें साइलेंट होती है, जो भी कागज लिख पढ़ हुई है, बात हुई है, वो उस पर नहीं लिखी, उस पर बात ही नहीं। वहां पर पार्टनर को बोला गया है इम्प्लाइड अथॉरिटी, उसको जो सही लगे, जो सही लगे वो करेगा। अभी तक इस बात में कोई भी डाउट, ताकि मैं आपके सवाल पे आ सकूं। हाँ जी, कोई डाउट नहीं, आगे कंटिन्यू कर दूं। अब ध्यान देना, ए और बी पार्टनर है सॉरी, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिस कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि ए जो है विदाउट बी परमिशन केस नहीं कर सकता, कोर्ट सॉरी, विदाउट बी परमिशन कोई लोन नहीं ले सकता, ठीक है। विदाउट बी परमिशन वो लोन नहीं ले सकता फर्म के लिए या फर्म के नाम, ठीक है। ये एक चीज हो, लिखा हुआ है, बकायदा लिखा हुआ है। अब एक बैंक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओबीसी बैंक है। होता क्या है कि ए की वहां पे अच्छी जान पहचान है, ए जाता है ओबीसी के मैनेजर के पास और लोन ले लेता है, लोन ले लेता है। मैनेजर को यह बात नहीं पता थी कि इनमें आपस में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, मैनेजर को नहीं पता थी कि भैया इनमें आपस में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है। फिर बाद में ये पैसा नहीं देता है, जो लोन है वो नहीं देता है। अब ओबीसी जो इनकी फर्म है जिसका नाम है एपेक्स, ओबीसी इस पर केस करना चाहती है फॉर रिकवरी ऑफ मनी। बी कहता है हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट था, आपको ध्यान देना चाहिए था। अब बताओ, आप बताओ क्या होना चाहिए। हाँ जी, आप बताओ क्या होना चाहिए, अपने हिसाब से कुछ भी बोलो, क्या होना चाहिए, कैसा रखना चाहिए। भाई क्या ये ओबीसी एपेक्स पे केस कर सकता है या नहीं कर सकता, या सिर्फ ए लायबल होगा या एपेक्स, या तो ओनली ए लायबल होगा या फिर पूरी एपेक्स लायबल होगी। रीजन, हाँ जी, ठीक है। ए पे कर सकता है, पर बी तो ये कह रहा है कि साहब हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि कोई भी लोन लोगे तो बिना एक दूसरे की परमिशन से नहीं ले सकते, इसने बिना मेरी परमिशन के लोन लिया है, तो मैं क्यों लायबल हूं। कहाँ से आई है, ऐसे थोड़ी आई है, ऐसे खुद से प्रिजम्पशन नहीं होती। वहाँ सेटिंग थी इसकी, सेटिंग नहीं थी, मैनेजर को ये बात नहीं पता थी, इसकी लोन में सेटिंग थी, मैनेजर को ये फैक्ट नहीं पता था। ऐसे प्रिजम्पशन नहीं चलता इलस्ट्रेशन में, ऐसे नहीं यार, वही मैं कह रहा हूँ, प्रिजम्पशन कभी नहीं होगा इलस्ट्रेशन में। इलस्ट्रेशन में जितने फैक्ट बोले गए उतने ही सुनोगे आप। इलस्ट्रेशन में कभी प्रिज्यूम नहीं होगा कि मैं जब लोन लेने जाता हूँ तब तो ऐसा होता है कि वो फलाने को बुलाता है, वो जांच नहीं, प्रैक्टिकल नहीं जोड़ना इलस्ट्रेशन। तू जा रहा है तू जा रहा है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल नहीं, ऐसा तो ये तो चीज पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है। रीजन भी, कोई भी अगर आदमी, कोई भी बैंक वाला अगर लोन देगा तो पहले ऑब्वियस सर्वे होते हैं, सब कुछ, पर अपने को प्रैक्टिकल नहीं जोड़ना। प्रैक्टिकल जोड़ोगे तो आप हमेशा इलस्ट्रेशन गलत करोगे। आपको सिर्फ जो फैक्ट चार लिखे गए हैं ना उसी में रहना है, आपको ये नहीं जोड़ना कि अच्छा जब बैंक वाले लोन देते हैं तो फिर बैंक वाले क्या करते हैं, बैंक वाले तो यार पैन कार्ड की डिटेल भी निकालते हैं, तो पैन कार्ड से पता लग गया होगा। प्रिजम्पशन, जो फैक्ट लिखे हुए हैं
उसी पे चलना है, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या बोला गया है, पार्टनर है, आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है कि एक दूसरे की कंसेंट के बिना लोन नहीं ले सकते। ए ने बैंक से लोन लिया है, बैंक मैनेजर को इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं पता था। 4 बातें, ठीक है। चलिए अब आते हैं, ध्यान देना। पार्टनर क्या होता है फर्म का? अब ध्यान देना, फर्म हुई प्रिंसिपल, ये बोल दूं मैं, पार्टनर हुआ एजेंट, ये बोल दूं मैं। अब ध्यान देना, 3 लोग होते हैं प्रिंसिपल एजेंट के केस में, प्रिंसिपल एजेंट थर्ड पार्टी। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो एजेंट है ना, वो जो भी कार्य करेगा, एनी एक्ट, उसके लिए फर्म लायबल होगी। कोई भी एक्ट जो करेगा जो उसके लिए फर्म के लायबल होगी, बस वो एक्ट उस बिजनेस से, उस जो भी फर्म है उससे कनेक्टेड हो, बिल्कुल ही टोटली कोई अलग काम कर रहा है तब नहीं, कि थर्ड पार्टी को पता लग जाए यार ये तो फर्म का काम ही नहीं है, वो अलग काम। एजेंट कोई भी काम करेगा उसके लिए फर्म लायबल होगी। आप ये बोल दो कि सर प्रिंसिपल और एजेंट की ऐसी बात हो रखी थी कि प्रिंसिपल ने एजेंट को कहा रखा था कि भैया तू प्रॉपर्टी 500 रुपए से कम में नहीं बेचेगा। सर थर्ड पार्टी को थोड़ी ये बात पता थी, थर्ड पार्टी को पता हो तब हम बात माने। कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी कॉम्प्रोमाइज कॉन्ट्रैक्ट जो इनके बीच में आपस में हुए हैं, जिसके बारे में थर्ड पार्टी को नहीं पता, सर थर्ड पार्टी को कोई लेना देना नहीं है क्या हुआ आपस में, उसको थोड़ी पता लगेगा तुम अंदर खाती क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट में लगता क्या है, एक स्टाम्प लाया, एक एफिडेविट लाया, 4 लाइनें लिखी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसको थोड़ी पता लगेगा, कहां से पता लगाएगा ये। तो हम ये बात बोलते हैं कि भैया ऐसा है, पार्टनर फर्म का एजेंट है, पार्टनर फर्म के बिहाफ पे कोई भी काम कर रहा है तो वो लायबल होगी पूरी फर्म। कोई भी ऐसा काम कर रहा है जो आप बोलते हो कि पार्टनर नहीं कर सकता था, और उसके बारे में अगर थर्ड पार्टी को पता है, तभी सिर्फ पार्टनर लायबल हो, क्योंकि पार्टनर थर्ड पार्टी को पता था कि ये काम तो वो पार्टनर कर ही नहीं सकता। अदरवाइज आप ये नहीं बोल सकते हो कि सर इनके आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो थर्ड पार्टी को सपना थोड़ी आ जाएगा सर। थर्ड पार्टी को ऐसा तो है नहीं जो उनसे रोज, वो तो कोई आया है उसके पास और उसको बोल रहा है कि हम पार्टनर्स हैं, हमारी फर्म है, वो तो बस इतना ही देख पाएगा। वो पार्टनरशिप ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पार्टनरशिप डीड मंगा लेगा। अब उसमें ये बात लिखी नहीं हुई तो उसको कहां से सपना आ जाएगा। तो हम सीधा सा लॉजिक बोलते हैं, अभी आता हूं जी, हम सीधा सा लॉजिक बोलते हैं, भैया जो ये एजेंट है उसके लिए, जो पार्टनर है, पार्टनर के किए हुए कार्य के लिए पूरी फर्म लायबल होगी। पार्टनर ऐसा कोई भी काम कर रहा है जिसको आप बोल रहे हो कि यार ये तो गलत कर रहा है, रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है, बिना अथॉरिटी के कर रहा है, ये तो वो कर ही नहीं सकता था, सर आपकी बात सही है, पर अगर थर्ड पार्टी को इसके बारे में नहीं पता तो हम पूरी की पूरी फर्म को ही लायबल मानते हैं। जैसे अपने इस केस के अंदर आते हैं, अभी आता हूं आपके क्वेश्चन पे। इस केस के अंदर सर ये जो ए है ना, ये मैनेजर को जानता है, ये ओबीसी बैंक में गया, या तो ये हो ना कि इस मैनेजर को भी पता था कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, मैनेजर को नहीं पता था कि ऐसी कोई बात है। मैनेजर ने तो देखा कि हाँ भैया ये ए है, मैं इसको जानता हूँ, जानने का मतलब ये थोड़ी है कि भैया कुछ भी जानता हूँ, अच्छा आदमी है, कैसा भी है, इनकी ये पार्टनरशिप फर्म है, उसने फर्म को लोन दिया है। ये भी हो ना कि उसने अकेले ए को लोन दिया हो, तब भी हम मान लें यार ए को लोन दिया उसने ए को नहीं, उसने फर्म के नाम से लोन दिया और उसको ये बात नहीं पता थी। उसको ये, अगर थर्ड पार्टी को ये बात नहीं पता थी ना, तो हमारे लिए ये पार्ट क्या कहते हैं उसको, एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम मानेंगे थर्ड पार्टी को नहीं पता तो नहीं है ये बात, थर्ड पार्टी के लिए ये बात नहीं है। थर्ड पार्टी केस दोनों पे करेगी, ये दोनों आपस में लड़े झगड़े वो इनका टेंशन है, ये दोनों लड़े इनका टेंशन है, थर्ड पार्टी तो पूरी फर्म पे केस करेगी। हाँ जी अब आ जाइए। But sir, in this case, the partner went outside the contract. It was his intention as he had not informed the other partners. सर यही तो मैं कह रहा हूँ, पार्टनर आपस में कोई भी एक दूसरे के साथ गड़बड़ करे, फर्म के साथ फ्रॉड करे, कुछ भी करे, वो इनकी आपस की टेंशन है, उसका थर्ड पार्टी क्यों भुगते हैं। थर्ड पार्टी इतनी, मैं सीधी सी पहले भी मैंने बात बोली, भैया मान लो आप और मैं पार्टनर है, हम आपस में अंदर खाते कोई मर्जी कॉन्ट्रैक्ट कर ले,
लोगों को दिखाने के लिए पार्टनर है, पर फर्म से काम सिर्फ आपका ही है, प्रॉफिट सारा आपका ही है, लोगों को दिखाने के लिए हम पार्टनर है। तो अंदर खाते कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, थर्ड पार्टी को कहां से पता लगेगा? तो कानून कहता है कि भैया तुम्हारे आपस के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उसके बारे में अगर थर्ड पार्टी को नहीं पता तो वहां पर हम आपको कोई डिफेंस नहीं देंगे, हम तो ये मानेंगे कि वो चीज है ही नहीं। ये है इसका कॉन्सेप्ट। तो हम जब ये बात बोलते हैं ना, ध्यान देना, अथॉरिटी वाली, हम ये बात क्यों पढ़ रहे हैं? हम ये बात इसीलिए पढ़ रहे हैं कि भैया पार्टनर के पास क्या क्या चीजों की पावर है। तो हम बोलते हैं सर पार्टनर फर्म का एजेंट है, जो काम फर्म कर सकती है वो सभी काम पार्टनर कर सकता है। चलो ठीक है, फिर अब उसमें अपने प्रैक्टिकली जाते हैं कि यार पार्टनर वो सभी काम कर सकता है जो फर्म कर सकती है, तो क्या पार्टनर्स को उसके क्या क्या पावर्स है वो बताई जा सकती है? बिल्कुल बताई जा सकती है सर। आपस में कॉन्ट्रैक्ट करिए, आप आपस में कॉन्ट्रैक्ट करिए, जिसको हम बोलते हैं एक्सप्रेसली, ओरली या राइटिंग में, कि क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। और इम्प्लाइड हो सकती है, ऑब्वियस सर, आपने पार्टनर को ये बोल दिया कि तुम गाड़ी जयपुर से जोधपुर लेकर जाओगे, आपने ये नहीं बताया कैसे लेकर जाओगे, कितनी स्पीड में लेकर जाओगे, तो वो तो उसकी इम्प्लाइड पावर हो गई, कितनी स्पीड में वो चला सकता है, कैसे चला सकता है, कितनी देर में पहुंचानी है, वो उसकी इम्प्लाइड पावर्स हो गई। पर ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये हम पार्टनर और फर्म के बीच की बात कर रहे हैं, ये हम थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रहे। हम तो ये बात कर रहे हैं भैया पार्टनर के पास पावर्स जो हो सकती है वो कैसे आप चेक कर सकते हो, कैसे डिसाइड कर सकते हो कि क्या क्या पावर्स है। या तो हमें कोई लिखित में कुछ मिल जाए, या ओरली कुछ मिल जाए एक्सप्रेसली, या फिर हम इम्प्लाइडली भी उसकी पावर्स बना सकते हैं। ये हम कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे थर्ड पार्टी को लेकर, हम पार्टनर और फर्म के बीच में जो इनका रिलेशन है कि पार्टनर फर्म के बिहाफ पे क्या क्या कर सकता है वो कैसे पता लगाई जाएंगी, उसके दो तरीके हैं। हाँ जी सर, ड्यूटी थर्ड पार्टी की इंक्वायर करने की है। थर्ड पार्टी जो है उसने पार्टनरशिप डीड चेक की, पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ ये दो लोग पार्टनर हैं और ये लोग आपस में जो भी व्यापार होगा उसका मुनाफा। अब थर्ड पार्टी को कहां से पता लगेगा कि इन्होंने आपस में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है? कोई ऐसा तो है नहीं कि भैया उसको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, ऐसा भी कुछ नहीं है। यहाँ पर कानून ऑब्वियस है, बेनिफिट एडवांटेज जो जिसको बेनिफिट ऑफ डाउट वो थर्ड पार्टी को ही देगा। ठीक है, आगे कंटिन्यू कर दूं एक बार ताकि मैं आपको ये चीजें दोबारा बता सकूं। आगे दोबारा रिपीट कर दूं एक बार जितना आपने पढ़ा है अभी। हाँ जी, यस, कंटिन्यू कर दूं, रिपीट कर दूं, किसी को समझ नहीं आ रहा तो दोबारा बता दूं। ठीक है, अब दोबारा चालू करते हैं। ठीक है, यहां से शुरुआत से हम बात बोलते हैं कि भैया पार्टनर क्या है फर्म का, क्या है फर्म का? एजेंट ऑफ फर्म। ये एक लाइन का मतलब ये है कि पार्टनर के किए गए कार्य के लिए फर्म लायबल होगी। अब यहां से हमारे सबसे पहले तो ये निकलता है पार्टनर क्या क्या कार्य कर सकता है, ये तो अपना सवाल उठना चाहिए। भाई हमें क्या पता लगा, कैसे पता लगेगा पार्टनर फर्म के लिए क्या क्या काम कर सकता है या फर्म के बिहाफ पे क्या क्या काम कर सकता है? हमने ये तो बोल दिया पार्टनर फर्म के बिहाफ पे जो भी काम करेगा उसके लिए पूरी फर्म लायबल होगी। सर रेस्टोरेंट का बिजनेस है पार्टनर्स का, ठीक है, वो क्या कर रहा है, जो पार्टनर है उसका ट्रांसपोर्ट का भी बिजनेस है, और पार्टनर क्या कर रहा है, सब लोगों को बोल रहा है कि ये तो हमारे पार्टनरशिप है पार्टनरशिप है। पर ऐसे थोड़ी हो जाए, पार्टनर तो फर्म का नाम लेके फिर कुछ भी करता रहेगा। तो हमें पता तो हो, हम ये बोल तो रहे हैं कि पार्टनर फर्म का एजेंट है, पार्टनर फर्म के बिहाफ पे जो भी काम करेगा उसके लिए पूरी फर्म लायबल होगी। पार्टनर फर्म के बिहाफ पे क्या क्या काम कर सकता है ये तो अपने को पता लगे। अब क्या क्या काम कर सकता है उसके दो तरीके हैं, एक या तो आप उसको एक्सप्रेसली पता लगा सकते हो। ये कैसे? सर इन्होंने आपस में कोई राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट किया हो, इनके बीच में आपस में कोई ओरल एग्रीमेंट हुआ हो, या तो यहां से पता लगता है, जिसको हम नाम देते हैं पार्टनर की एक्सप्रेस अथॉरिटी। एक्सप्रेस अथॉरिटी, अगर वो जो भी काम पार्टनर कर रहा है
वो उसकी एक्सप्रेस अथॉरिटी में है तो पूरी फर्म लायबल। नंबर दूसरा, सर कुछ चीजें ऐसी होती है जिसपे दोनों पार्टी साइलेंट है। ये तो बता दिया कि भैया तेरे को रेस्टोरेंट का बिजनेस संभालना है, कैसे संभालना है, कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, इन छोटी छोटी बातों पे तो होती नहीं है डिस्कशन। तो दो होती है इम्प्लाइड। जिन चीजों पे कॉन्ट्रैक्ट या ओरल एग्रीमेंट साइलेंट है, तो हम एक निकाल लेते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी। इम्प्लाइड अथॉरिटी, अब ध्यान देना, हमने ये बोला कि पार्टनर फर्म के लिए लाए, पार्टनर की अपने की सॉरी पार्टनर फर्म द्वारा किए गए कार्य जो भी होते हैं उसके लिए पूरी फर्म लायबल होती है। पार्टनर फर्म के बिहाफ पे जो भी काम करेगा उसके लिए पूरी की पूरी फर्म लायबल होगी। बात आती है फिर पार्टनर क्या क्या काम कर सकता है फर्म के बिहाफ पे। तो सर हम दो चीजें रेफर करते हैं। एक, सर या तो एक्सप्रेस अथॉरिटी होती है कि कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई ओरल एग्रीमेंट हो, या फिर हम बोलते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी। इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या है सर? इम्प्लाइड अथॉरिटी है जो हम बोल देते हैं कि यार फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के आधार पर पार्टनर ये कर सकता है। तो मान लो रेस्टोरेंट का बिजनेस है, अब ये तो हो है नहीं कि भाई पार्टनर सब्जी नहीं ऑर्डर कर सकता। अब रेस्टोरेंट चलाना है तो सब्जी ऑर्डर करनी पड़ेगी। अब उसके लिए वो दूसरे को पूछे, हाँ भाई सब्जी मंगा लूँ क्या? वो कह रहा हाँ मंगा ले। अगले दिन फिर सब्जी चाहिए, या मान लो एकदम से पनीर खत्म हो गया, वो पहले दूसरे पार्टनर को फोन करके पूछेगा कि यार वो पनीर खत्म हो गया, मंगवा लूँ क्या? दूसरा पार्टनर मान लो घूमने गया हुआ है, उसका फोन नॉट रीचेबल है, क्या करेगा? रेस्टोरेंट बंद कर देगा कि जब तक उससे बात नहीं होगी तब तक पनीर नहीं आएगा, तब तक पनीर की सब्जियां बंद कर दो। ठीक है, इम्प्लाइड अथॉरिटी भैया बिजनेस को चलाने के लिए जो जो चीजें करने की जरूरत है वो भी पार्टनर कर सकता है। या तो पार्टनर वो सभी काम कर सकता है जिसको लेकर इन्होंने रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट किया है, इम्प्लाइड ओरल एग्रीमेंट है या रिटर्न में है, या फिर वो सभी काम कर सकता है जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है। दो बातें हो गई। अब यहां पर हमारा, जैसे आप में से एक ने सवाल पूछा कि भाई पार्टनर अगर ऐसा कोई काम करता है जो उसकी अथॉरिटी में नहीं है, तो जो उसकी रिटर्न अथॉरिटी में या इम्प्लाइड में दोनों में नहीं है, तो पार्टनर कोई भी ऐसा कार्य करता है जो उसकी अथॉरिटी में नहीं है, चाहे आप एक्सप्रेस में ले लो चाहे आप इम्प्लाइड में ले लो। सर यहां पर हम देखेंगे कि ये था क्या थर्ड पार्टी, जो थर्ड पार्टी है उसको पता था क्या? थर्ड पार्टी को इसके बारे में पता था क्या कि पार्टनर जो काम कर रहा है वो उसकी अथॉरिटी में नहीं है? अगर थर्ड पार्टी को भी ऐसा ही शो किया गया, थर्ड पार्टी को भी ऐसा ही प्रिटेंड किया गया कि भैया पार्टनर जो काम कर रहा है वो अथॉरिटी में है, तो फिर थर्ड पार्टी पूरी फर्म को पेश कर सकती है। अब पार्टनर्स आपस में लड़ेंगे, आपस में झगड़ेंगे, एक दूसरे पे केस करेंगे, वो अलग कहानी है। हमारा कॉन्सेप्ट अभी थर्ड पार्टी है। तो पार्टनर्स की जो अथॉरिटी है, काम करने की जो पावर है, एक एक्सप्रेस होती है, एक इम्प्लाइड होती है। फिर हमसे पूछा जाता है कि पार्टनर जो अगर कोई काम बिना अथॉरिटी के करता है, तो मतलब जो उसकी पावर में ही नहीं था, चाहे आप एक्सप्रेस बोल दो चाहे आप इम्प्लाइड बोल दो, तब सर हम ये देखेंगे कि क्या थर्ड पार्टी को ये बात पता थी क्या कि ये पार्टनर की पावर में नहीं है, या थर्ड पार्टी कोई एक रीजनेबल कोई भी आदमी होता तो वो पता लगा सकता था ये तो इसकी अथॉरिटी में नहीं है कि भाई इनका रेस्टोरेंट का बिजनेस है। वो पार्टनर आता है, वो जो पर्सन है एक पार्टनर वो आता है और ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में भी बोलता है कि हमारी पार्टनरशिप फॉर्म है, और उनके बिजनेस के नाम ही अलग अलग है। वो अगर थोड़ी सी भी इंक्वायरी करता तो उसको पता लग जाता। तो यहाँ पर कानून बोलता है कि भैया थर्ड पार्टी को या तो पता हो, या थर्ड पार्टी अगर रीजनेबली मतलब ऐसे नॉर्मली भी जांच पड़ताल करे तो बता सकते हैं। नॉर्मली मतलब कागज देख ले फर्म के, ये सब जो भी ओनरशिप वाले कागज होते हैं वो देख ले, तो उसके बेस पे पता लगा सकते हैं। तो हम बोलते हैं अगर थर्ड पार्टी को पता था तब पूरी फर्म लायबल नहीं होगी। थर्ड पार्टी को नहीं पता था तो सर पूरी की पूरी फर्म लायबल होगी, क्योंकि यही माना जाएगा कि ये आपकी अथॉरिटी का काम। कोई भी डाउट कुछ भी इस बात को लेकर? अब बात क्लियर है? हाँ जी। साइबर वाले क्या? साइबर वाले? तो साइबर वालों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, करें क्या बेचारे वो? हाँ सही में नहीं है भाई। हाँ हाँ।
नहीं, क्योंकि उसमें तो आप भाई उसमें तो आप नॉर्मली पता लगा सकते हो ना, कोई भी पुलिस वाला आता है तो आप उसका आईडी कार्ड देख सकते हो। उसके बाद भी चलो आप पैसा भर रहे हो, कोई चालान भर रहे हो, तो सर सरकारी पोर्टल है ना। आप ये बोल रहे हो कि भाई मैंने क्या किया, वो आया उसने मेरे से 1000 रुपए ले लिए, सर वो तो आप पर्सनली दे रहे हो ना, यहाँ तो गलती अपनी है, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, है ना। ये बात उठती है, ये हो ना कि सर वो आया, उस मेरे को प्रिटेंड किया पुलिस वाला है, और जो चालान वाली जो वेब जो इनके जो ई चालान वाले जो कौन सर वहां पर भरवा लिए हैं, मेरा चालान बनता ही नहीं था, तब सरकार बोली कि यार पैसा हमारे पास आया उसकी वजह से, ये लो आपका पैसा। अब अपने बोलेंगे साहब वो तो मेरे से 5000 रुपए ले गया, 10,000 रुपए ले गया, तो भैया तुमने उसको पर्सनली दिए है ना, सरकार को थोड़ी दिए, ये उसमें बात आ जाती है। हाँ जी, व्हेन थर्ड पार्टी वाज अवेयर देन सर फर्म इज नॉट लायबल, जी तब फर्म नहीं लायबल होगी, अगर थर्ड पार्टी को पता है तब फर्म लायबल नहीं, ये इतना सा कॉन्सेप्ट है। बाकी साइबर में तो बेचारे टाइम पास ही करते हैं, करें क्या, क्योंकि साइबर को लेकर कई बार एक दो बार ऐसा हुआ है, तो पुलिस वाले खुद ही बोल देते हैं सर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, हम करेंगे, हमारे पास कुछ सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, केस भले ही आते हैं, बट एक तो ना उनके पास भी कुछ हो तो सही, कुछ जिसके बेस पे वो कहीं ना कहीं जांच कर सके, बंदे का पता लगा सके, कुछ भी नहीं है उनके पास। चलो कंटिन्यू करते हैं बात। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? ऐसी है यार, नहीं यार एक बात तो है यार, अपने ना मतलब कहने में वैसे कह सकते हैं पुलिस वालों की भाई जिंदगी नहीं है यार, अपना तो कभी ऐसा कभी आना जाना हुआ नहीं, अभी थोड़े दिनों पहले किसी का काम था तो उस वजह से जाना पड़ा, तो सुबह से लेके लगभग मान लो उस दिन सुबह 10-11 बजे लेके 3-4 बजे तक पुलिस स्टेशन में बैठे, तो ऑब्जर्व किया सब कुछ, भाई बहुत बहुत टफ जिंदगी है इनकी, रात की ड्यूटी का कोई टाइम नहीं, सुबह की ड्यूटी का कोई टाइम नहीं, जैसे जैसे अब हमारे यहाँ सूरतगढ़ थाना है, ठीक है, तो वो जो एसआई थे, उस आदमी की रात की ड्यूटी थी, वो आदमी सुबह ड्यूटी कर रहा था, फिर वो कह रहा था कि सर मैं अभी रात को ड्यूटी फिर करूंगा, फिर मेरी छुट्टी है, एक दूसरा यहाँ से निकले जी, मान लो आज कोर्ट में पेशी है, कोर्ट में चले गए, कोर्ट में भी ऐसा नहीं है, चलो कोर्ट का भी अपनी जगह वो भी कह रहे हैं कि भैया हम भी क्या करें, हमारा भी वर्कलोड है, कोर्ट में चले गए, कोर्ट में पेशी है, लेके गए हैं, वहाँ एक एक 1.5-1.5 घंटा वेट करना पड़ रहा है, फिर वहां से आ रहे हैं, कुछ पता नहीं लग रहा किसके पास कब कौन सा केस आ जा रहा है, कोई इमरजेंसी हो जा रही है, बहुत पजल रहते हैं, मतलब हालांकि कहने में चाहे अपने कह देते हैं कि यार पुलिस वाले ऐसे हैं, पुलिस वाले वैसे हैं, स्टाफ की कमी है, और दूसरा कोई सिस्टम हो, सिस्टम ऑब्वियस बन भी नहीं सकता, क्योंकि केस तो आते ही रहते हैं, कभी कुछ आ गया कभी कुछ आ गया, तो अपने आप ही ये लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। भाई उस दिन मैंने पहली बार इतना क्लोजली ऑब्जर्व किया ये सब चीजें, तो मुझे ऐसा लगा कि यार बहुत मुश्किल काम है, कि कुछ नहीं पता लग रहा था भाई, जैसे जो मैं जो 2-3 लोग थे जिनको देख रहा था, केस देख रहे हैं, केस देखते देखते वो केस चल ही रहा है, मान लो जो भी लोग हैं उनसे बात ही कर रहे हैं, एकदम से फोन आ जाए सर फलानी जगह एक्सीडेंट हो गया, वो काम वहीं छोड़ के, क्योंकि जाना पड़ेगा एकदम से, वहां गए हैं, वहां से आ रहे हैं तो बैक ऑफ द माइंड दिमाग में यही चल रहा है कि यार वो जाते ही वहां वो काम करना है, फिर वापस आ रहे हैं, फिर उससे सुन रहे हैं कि हाँ भैया अब आप अपनी बात बताओ, फिर वो बीच में कोई सीआई आ जा रहा है, बीच में कोई डिप्टी आ जा रहा है, कोई सीनियर आ जा रहा है, कोई कुछ आ जा रहा है, भाई बहुत मुश्किल नौकरी है इन लोगों की। चलो अब आ जाओ कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने जो बात करी, नंबर 1, पार्टनर फर्म का एजेंट होता है, मतलब पार्टनर फर्म के बिहाफ पे जो भी काम करेगा कौन लायबल होगा, फर्म लायबल होगा। अब उसके हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? ठीक है, कुछ हो तो बता देना। अब उसके अंदर हमारा सबसे पहला सवाल ये उठता है कि सर ठीक है, पार्टनर फर्म के बिहाफ पे जो भी काम करेगा उसमें फर्म लायबल होगी, पर हम कैसे पता लगाए कि पार्टनर क्या क्या काम कर सकता है? तो हमने बोला साहब ऐसा है कि पार्टनर क्या काम कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं पार्टनर की अथॉरिटी, तो उसको लेकर हम बोलते हैं कि साहब दो तरह की है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अब ध्यान देना, ये बात आपके बेरेक्ट में नहीं है, बेरेक्ट में ये वाली बात नहीं है, बेरेक्ट सीधा सा बोलती है, लॉ सीधी सी बात बोलता है कि भैया या तो जो बातें लिखी हुई हैं कि तुम क्या क्या कर सकते हो क्या क्या नहीं कर सकते हो, वो तुम्हारी एक्सप्रेस अथॉरिटी हो गई, रिटर्न हो, ओरल हो, या कुछ चीजें ऐसी हैं जो जरूरी ही है,
नेसेसरी है कि यार ये तो तुमको करनी ही पड़ेगी। बिजनेस जो भी तुम्हारा काम है उसको करने के लिए तो तुम्हारे को अपने आप कर दिया, तो तुम्हारे पास पावर होनी ही चाहिए। उसको हम बोल देते हैं इम्प्लाइड, जिसको हम बोल देते हैं भैया ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल नेचर के अंदर ये काम वो कर ही सकते हैं, उसके बिना काम ही नहीं हो पाएगा, तो वो हो गई उनकी इम्प्लाइड अथॉरिटी। कानून ये नहीं बोल रहा है, ध्यान देना, लॉ ये नहीं कह रहा है भैया इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होगी क्या नहीं होगी, एक्सप्रेस अथॉरिटी क्या होगी क्या नहीं होगी, उस पर वो बिल्कुल सिंपल है। वो कह रहा है ऐसा है, एक्सप्रेस अथॉरिटी क्या होगी जिस पर बात हुई हुई है, चाहे रिटर्न या ओरल। इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होगी, वो काम जो करने तुम्हारे, जो तुमको पावर देनी ही पड़ेगी, जो तुम्हारे पास होने ही चाहिए, जिसके बिना तुम काम ही नहीं कर पाओगे। अब हमसे एक सवाल पूछा जाता है कि पार्टनर अपनी इम्प्लाइड अथॉरिटी में जो भी काम करता है क्या उसके लिए फर्म लायबल है? पार्टनर अपनी इम्प्लाइड, अभी आता हूं सेक्शन पे, अभी आता हूं ना एक मिनट। पार्टनर अपनी इम्प्लाइड अथॉरिटी में जो भी काम करता है क्या उसके लिए फर्म लायबल है? बोलिए साहब, क्यों, कैसे बोल रहे हैं आप? कैसे बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, उसने सिर्फ शब्द ही तो घुमाए, उसने ये ना बोल के कि पार्टनर जो भी काम कर रहा है, उसने शब्द घुमा दिया इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब क्या है, वो काम जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसके पास पावर आती है। पार्टनर एक्सप्रेस अथॉरिटी में जो भी काम कर रहा है उसके लिए फर्म लायबल है? लायबल है, क्योंकि वो तो उसको कहा गया कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। पार्टनर अपनी इम्प्लाइड, ये जो अथॉरिटी वाले शब्द है ना, ये पॉजिटिव सेंस में यूज होते हैं कि क्या कर सकता है, एक्सप्रेसली जो लिखे हुए हैं, इम्प्लाइडली मतलब जो एज पर नेचर ऑफ बिजनेस उसके पास आते हैं। इसको मैं आपको मतलब पूरा कॉन्सेप्ट ताकि आपको क्लियर रहे इसके हिसाब से, इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बोल रहा हूँ, अदरवाइज ये लोग इसको पॉजिटिवली ही यूज करते हैं कि भैया जो बात लिखी हुई है कि वो क्या क्या कर सकता है, अगर उसने वो काम किया तो फर्म लायबल होगी। जिस बात पर मौखिक तौर पर ओरली एग्रीमेंट हुआ है, अगर वो काम कर रहा, वो काम करता है तो पूरी फर्म लायबल होगी, जी होगी। अगर ऐसी किसी काम को करता है जो काम करने की पावर उसके पास इम्प्लाइडली आई हुई है, इम्प्लाइडली मतलब कि भैया कोर्स ऑफ बिजनेस में वो पावर उसके पास होगी ही होगी, उसके लिए फर्म लायबल है, जी बिल्कुल लायबल है। ये अभी तक बात, कोई सवाल कोई भी, ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं, किसी को कोई भी डाउट? हाँ जी, अब ध्यान देना, ये जो अपने बात कर रहे हैं ना कि भैया पार्टनर के पास ये पावर है वो ये कर सकते हैं, ये बात है पॉजिटिव सेंस में कि भैया आप इसको पॉजिटिवली लेंगे कि जो भी लिखी हुई बातें होंगी कि क्या क्या कर सकता है, इम्प्लाइड मतलब कि एज पर नेचर ऑफ बिजनेस क्या क्या कर सकता है। अब हमसे एक चीज पूछी जाती है, चलो एक्सप्रेसली में तो कुछ है नहीं भैया, जो लिखी होगी वो पावर होगी, जो वो हो गई। ओरली में भी जिस बात पे वो होगी। इम्प्लाइड में क्या है, आप सपोज करते हो, आप सपोज करते हो कि हाँ ये तो पावर उसके पास होनी चाहिए। इम्प्लाइड का मतलब यही हुआ कि आप बिजनेस के हिसाब से, कार्य के हिसाब से सपोज करते हो कि वो ये कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो यहां पर कानून ने एक बात लिखी कि भैया उसके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है, ऐसे कोई भी काम जो बिजनेस, जो टारगेट अचीव करने के लिए जरूरी है वो कर सकता है, पर कुछ चीजें हैं जिस पर उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं होगी। लॉ ये बताता है, जो अपने इतनी पूरी राम गाथा गाई ना, ये लॉ नहीं बताता। लॉ तो यहां से चालू करता है, जो आपका बेर एक्ट है वो यहां से चालू करता है कि किस चीज की इम्प्लाइड अथॉरिटी है। ये जो पीछे का पूरा बेसिक है वो नहीं लिखता, हमारा यहां से कहानी चालू होती है, और हमसे पूछा भी यही जाता है। चलो सेक्शन 19 लिख दो कि पार्टनर के पास किस किस चीज की इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है। अब दोबारा बोल रहा हूं, पार्टनर के पास अथॉरिटी कैसी होती है, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। पार्टनर के पास दो तरह की अथॉरिटी होती है, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। एक्सप्रेस का मतलब वो सब चीजें जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई हैं वो कर सकता है, वो सब चीजें जिस पर ओरल एग्रीमेंट हुआ है वो कर सकता है, वो है एक्सप्रेस अथॉरिटी। इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब क्या है, वो सब कार्य, वो सब काम करने की पावर जो उसके पास अपने आप आएगी एज पर बिजनेस, जिस पर कोई बात नहीं हुई हुई, पर एज पर बिजनेस उसके पास ये पावर होती ही होती है या होनी ही चाहिए, वो है इम्प्लाइड अथॉरिटी। और क्योंकि ये एक प्रिज्यूम करने का टॉपिक है, तो इस पे कुछ क्लियर तो है नहीं,
आप में से कोई हो सकता है कुछ सोच ले, कोई हो सकता है कुछ सोच ले। तो कानून ने क्या किया, कुछ बातें लिखी कि भैया ये इंप्लाइड अथॉरिटी का पार्ट कभी भी नहीं होगी, चाहे पार्टनर्स की सेफ्टी के पर्पज से बोल दो, चाहे लॉ की सेफ्टी के पर्पज से। अब जो हम ये पढ़ रहे हैं ना कि ये इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं होगी, उस पर थर्ड पार्टी नहीं केस कर सकती। क्यों नहीं कर सकती बताओ? थर्ड पार्टी क्यों नहीं केस कर सकती? थर्ड पार्टी बोल सकती है मुझे थोड़ी पता है कि इंप्लाइड अथॉरिटी में क्या आता है और क्या नहीं आता, बताइए। इस पर थर्ड पार्टी केस नहीं कर सकती फर्म पे, सिर्फ पार्टनर पे कर सकती है। बताइए, थर्ड पार्टी बोल सकती है। हाँ जी, दोबारा बोल रहा हूं, हम अभी एक टॉपिक पढ़ेंगे कि पार्टनर क्या क्या काम नहीं कर सकते हैं, उनकी अथॉरिटी के पावन उनकी अथॉरिटी में ही नहीं आता है। अगर वो फिर भी वो काम करते हैं तो थर्ड पार्टी फर्म पे केस नहीं कर सकती है, सिर्फ उस पार्टनर पे कर सकती है। थर्ड पार्टी हालांकि ये बोल सकती है मुझे थोड़ी पता है कि क्या इंप्लाइड अथॉरिटी में आता है और क्या नहीं आता है। थर्ड पार्टी डिफेंस ले सकती है कि भैया मेरे को थोड़ी पता है। पर मैं ये बात बोल रहा हूं कि इंप्लाइड अथॉरिटी में जो जो चीजें नहीं आती हैं, जो अब हम पढ़ेंगे, उस पर थर्ड पार्टी पूरी फर्म पे केस नहीं कर सकती। रीजन, सर ये चीज लॉ में लिख दी गई है। थर्ड पार्टी ये बोल रही है मुझे नहीं पता, सर कानून जानना आपकी ड्यूटी है। आप कभी ये डिफेंस नहीं ले सकते हो कि कानून में क्या लिखा है मुझे थोड़ी पता, ऐसा नहीं है। कानून जानना आपकी ड्यूटी है, इसीलिए इन्होंने यहां लिखा भैया क्या क्या चीजों की इंप्लाइड अथॉरिटी है नहीं है, ये थर्ड पार्टी ध्यान रखे। पहले को थर्ड पार्टी बोलती है कि मुझे तो नहीं पता था, सेक्शन 19 में लिखा होगा हमने, पता था या नहीं पता था, इस चीज पे फर्म पे केस नहीं होगा। अब आ जाओ आगे बात करते हैं, कंटिन्यू कर दूं? कंटिन्यू कर दूं? अब आ जाओ, इंप्लाइड अथॉरिटी किस चीज पर नहीं है? इंप्लाइड अथॉरिटी किस चीज पर नहीं है, या इंप्लाइड अथॉरिटी के अंदर पार्टनर क्या क्या नहीं कर सकता? सीधा सा है। एपी ढिल्लों, पंजाबी सिंगर, सभी ने नाम सुना होगा। ठीक है, जिन्होंने नहीं भी सुना अब याद रख लो भैया, एपी ढिल्लों पंजाबी सिंगर है। ठीक है, इसका ढिल्लों हटा दो। अपने ढिल्लों से कोई लेना देना नहीं है। आ जाओ, आर्बिट्रेशन, बैंक, आ जाओ। पार्टनर कभी भी, मान लो फर्म का कोई केस चल रहा है, उसको आर्बिट्रेशन में, समझौते में नहीं ले जा सकता खुद के दम पे। सभी पार्टनर की कंसेंट से ले जाए कोई दिक्कत नहीं, खुद के दम पे नहीं ले जा सकता कि पार्टनर ने क्या किया, बोलता है कि मैं फर्म का पार्टनर हूं, मैं इस केस को आर्बिट्रेशन में ले जाना चाहता हूं। नहीं, सभी पार्टनर की कंसेंट लेके जा सकते हैं। सिर्फ एक पार्टनर फर्म का जो भी केस है उसको आर्बिट्रेशन में नहीं ले जा सकता बिना सभी पार्टनर की कंसेंट के। बाद में चाहे थर्ड पार्टी कुछ भी हो, इसको लेकर कोई भी डाउट? इस कोई भी केस जो है, जो फर्म का केस है, वो आर्बिट्रेशन में नहीं लेके जाया जा सकता बिना कंसेंट के, बिना सभी पार्टनर्स की कंसेंट के। अकेला पार्टनर को आर्बिट्रेशन में नहीं ले जा सकता, हम सेटलमेंट में नहीं ले जा सकता। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? कंटिन्यू कर दूं? कंटिन्यू कर दूं? आगे जाइए। कभी भी बैंक अकाउंट, फर्म का बैंक अकाउंट खुद के नाम से नहीं खोल सकता। फर्म के नाम से बैंक अकाउंट खोल रहा है वो अकेला खोल सकता है। मान लो कोई एक पार्टनर है, वो फर्म का बैंक अकाउंट खोलना चाहता है, खोल सकता है। पर फर्म का बैंक अकाउंट खुद के नाम से नहीं। फर्म का बैंक अकाउंट फर्म के नाम से, जिसमें सभी पार्टनर्स का मतलब नहीं, उसमें कंट्रोल है बैंक अकाउंट पे, चलेगा। पर अकेला पार्टनर जाके फर्म का बैंक अकाउंट खुद के नाम से नहीं खोल सकता, हालांकि पॉसिबल भी नहीं है, बट इन्होंने लिखा हुआ है, अपने को ध्यान देना। इन शॉर्ट हम बोलते हैं कि बिना सभी पार्टनर्स की कंसेंट के बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता। कोई भी डाउट, कुछ भी? हाँ जी, अब आ जाइए प्रॉपर्टी।
इमूवेबल प्रॉपर्टी, सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी। पार्टनर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता अकेला, मतलब बिना सभी पार्टनर्स की कंसेंट के प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता। बिना सभी पार्टनर्स की कंसेंट के प्रॉपर्टी फर्म की बेच नहीं सकता। बेचना बोल दो, किराए पर देना बोल दो, जिसको अपने बोलते हैं कि भैया पार्टनर बिना सभी पार्टनर्स की कंसेंट के ना तो कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, जिसको बोलते हैं एक्वायर, एक्वायर, ना ही ट्रांसफर कर सकता है। इसका मतलब ये ना तो खरीद सकता है, ना ही किराए पे ले सकता है, ना ही लीज पे ले सकता है, ना ही किसी को किराए पे दे सकता है, ना ही बेच सकता है, ये सब चीजें है कैसे भी जोड़, ये है। बस ये इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल की बात नहीं कर रहा, ये ध्यान दे देना, इमूवेबल की बात कर रहा है, मूवेबल की नहीं कर रहा। फिर पार्टनरशिप, पार्टनर अकेले दम पे किसी दूसरी फर्म के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता, मतलब फर्म की पार्टनरशिप दूसरी फर्म के साथ नहीं करा सकता। सभी पार्टनर्स की कंसेंट लेकर फिर आप दूसरी फर्म या दूसरे किसी भी पर्सन के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो। अकेले दम पे किसी दूसरे पर्सन के साथ पार्टनरशिप जिसमें पूरी फर्म इन्वॉल्व हो, ऐसा नहीं हो सकता, सभी की कंसेंट लेनी पड़ेगी। तो हम सिंपल भाषा में बोलते हैं, ध्यान देना, पार्टनर, एक पार्टनर बिना सभी पार्टनर की कंसेंट के कोई भी जो केस चल रहा है उसको सेटलमेंट नहीं कर सकता। पार्टनर बिना सभी पार्टनर की कंसेंट के बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता। पार्टनर बिना सभी पार्टनर की कंसेंट के कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर, एक्वायर मतलब बेच, खरीदना, किराए पर लेना, लीज पर लेना, ट्रांसफर बेचना, किराए पर देना, या फिर आप बोल दीजिए लीज पर देना नहीं कर सकता। बिना सभी पार्टनर्स की कंसेंट के किसी भी दूसरे पर्सन के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता। इंडिविजुअली करे पर फर्म के नाम पे नहीं कर सकता। कोई भी डाउट? हाँ जी, कोई भी डाउट? आगे कंटिन्यू कर दूं? अब आ जाओ। ये है केसेस को लेकर, सूट्स को लेकर, जो कोर्ट के अंदर जो केसेस चल रहे हैं ना, उसको लेकर है कि अगर फर्म का कोई भी केस चल रहा है तो अकेला पार्टनर उस फर्म को, उस केस को विड्रॉ नहीं कर सकता, उसमें किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, किसी भी क्लेम को रेलिंक्विश, सरेंडर जिसको हम बोलते हैं, वो नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी बात एडमिट नहीं कर सकता, लायबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, देनदारी, फर्म के बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, ऑन बिहाफ ऑफ। तो हम बोलते हैं कि कोई केस चल रहा है तो चलते केस के अंदर कोई भी एक पार्टनर बिना सभी पार्टनर, विदाउट कंसेंट की बात कर रहे हैं हम, बिना सभी पार्टनर की कंसेंट के केस को विड्रॉ नहीं कर सकता, केस में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, केस में कोई भी, पूरा केस नहीं, कोई भी एक छोटा मोटा कोई क्लेम है सरेंडर नहीं कर सकता, किसी भी तरह की फर्म की देनदारी एडमिट नहीं कर सकता बिना कंसेंट। सभी की कंसेंट है तो करे, क्योंकि फिर तो एक तरह से उसमें इम्प्लाइड क्या, उसमें एक्सप्रेस अथॉरिटी आ जाती है। सभी की कंसेंट मतलब सबसे बात की होगी ओरली, जिसको अपने बोलते हैं, वो एक्सप्रेस अथॉरिटी आ जाती है, वो इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं रहेगी। दोबारा बोल रहा हूँ, हमने बात की पार्टनर की अथॉरिटी की। हमने ये बात क्यों पढ़ी? क्योंकि हमने कहा कि भैया पार्टनर जो है वो फर्म का एजेंट होता है, पार्टनर के द्वारा किया गया कोई भी काम होगा उसके लिए फर्म लायबल। तो बात आती है अभी पार्टनर क्या क्या काम कर सकता है, के दो ही लेवल बनते हैं, एक एक्सप्रेस, एक इम्प्लाइड। पार्टनर वो सभी कार्य कर सकता है जिस पर इन्होंने रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखा है या जिस पर इन्होंने ओरल एग्रीमेंट कर रखा है। उसके अलावा पार्टनर वो सभी कार्य कर सकता है जो उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में आते हैं, मतलब जो बिजनेस करने के लिए जरूरी है। अब इम्प्लाइड अथॉरिटी का जनरल सा रूल है, वो सभी काम जो बिजनेस करने के लिए, जो फर्म के जो भी टारगेट या फर्म का जो भी पर्पस है उसको अचीव करने के लिए जरूरी है, वो सभी कर सकता है। अब उसमें आप अपने हिसाब से क्या बोल सकते हैं, इंटरप्रिटेशन करके बता सकते हो कि भैया ये इम्प्लाइड में आएगा या नहीं। अब बात है कि भैया इम्प्लाइड तो बहुत खुला समुद्र वाली बात हो गई कि उसमें आप कुछ भी जोड़ सकते हो कि ये भी है, ये भी है, अपने हिसाब से। तो कुछ एक चीजें हैं जो थोड़ा रिस्की हो सकती है, तो लॉ ने क्या किया, सेक्शन 19 में लिखा कि भैया कुछ एक ये चीजें हैं, ये इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं होगी। एक्सप्रेस अथॉरिटी है तो चलेगा, इम्प्लाइड में नहीं होगी। जिसका मतलब क्या है, इम्प्लाइड में नहीं होगी, एक्सप्रेस है तो चलेगा, मतलब क्या है, पार्टनर बिना सभी पार्टनर्स की कंसेंट के नहीं कर सकता है, वो सभी की कंसेंट लेगा। जिसका मतलब ये है फिर उसके पास ओरल एग्रीमेंट, राइटिंग में हुआ तो रिटर्न एग्रीमेंट, जिसको हम बोलते हैं एक्सप्रेस अथॉरिटी आ जाएगी।
बिना सभी की कंसेंट के वो काम नहीं कर सकता। बिना सभी की कंसेंट के करेगा तो ये माना जाएगा वो उसकी पावर में ही नहीं। अब आ जाइए, पार्टनर केस को सेटलमेंट में नहीं ले जा सकता, पार्टनर बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता, पार्टनर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर, इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर, ये ध्यान रख लेना, इमूवेबल का है, मूवेबल का नहीं है। आप इसको लूप होल बोल सकते हो पर है। पार्टनर पार्टनरशिप नहीं कर सकता किसी के साथ फर्म के नाम पे। पार्टनर कोई भी केस विड्रॉ, कॉम्प्रोमाइज, रेलिक्विश, फर्म के बिहाफ पे कोई भी लायबिलिटी नहीं, देनदारी एडमिट नहीं कर सकता बिना सभी की कंसेंट। बिना सभी की कंसेंट, सभी की कंसेंट है तो फिर कर सकता है। क्यों? क्योंकि फिर वो उसकी एक्सप्रेस अथॉरिटी का पार्ट बन जाए। कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कुछ भी। तो यार आज टॉपिक ऐसा था ना, थोड़ा समझाने वाला ज्यादा था ये टॉपिक। ये क्या इन्होंने बेयर एक्ट में गया इसके ऊपर, जो अपने ने बात की ना इसमें बहुत जो बेसिक वाली बात है वो इन्होंने लिखी नहीं हुई है, या तो लिखी होती तो इजी रह जाता पहले। हाँ जी, कोई भी डाउट कुछ भी, ताकि मैं आगे बात कर सकूं। ये टॉपिक अभी तक समझ आया, नहीं आया तब भी बता सकते हो। यस, टॉपिक समझ आया, नहीं आया, ठीक है। अब एक चीज और, इसको अपने कल फिर करेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि ऑब्वियस हो सकता है। तो आप लोग क्या कर लेना, एक बार इसका लेक्चर दोबारा देख लेना, या अगर खुद से भी पढ़ना हो, नोट्स पार्टनरशिप वाले पहले से अपलोडेड हैं तो वो देख लेना। खुद से पढ़ना हो, लेक्चर दोबारा देखना हो, या फिर आपके पास जो भी मटेरियल है उसको एक बार रेफर करना हो वो रेफर कर लेना। ठीक है, कल अपने इसी टॉपिक को दोबारा करेंगे, तो दैट अगर आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, या अगर हो सकता है एक बार आप अपने लेवल पे उसको समझना। अगर समझने में कोई गड़बड़ होगी तो वो भी आपका कल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज अपने लिखते नहीं है इसके ऊपर, कल ही अपने इसको दोबारा पढ़ेंगे और कल फिर कल लिखेंगे। एडीपीओ में तो पार्टनरशिप है ही नहीं। अच्छा 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 अच्छा, ऐसा क्या? दोस्त देखो, मैं आपको बता दूं कि मेन तो यही है कि भाई आप लोग का जो भी सब्जेक्ट खत्म हो एटलीस्ट अच्छे से खत्म हो। बात ये है कि भाई अगर आपको ऐसा है कि नहीं कि भाई आपको वो क्या कहते हैं चीज़ों को फटाफट करना है, तो यूट्यूब पे ना जो अपना चैनल है उस पर प्लेलिस्ट में सब अपलोडेड है, जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं। कोई हो सकता है कोई ना हो तो अगर आपको तो आप वहां से पढ़ लेना। क्योंकि मेरा आपको एक चीज एक सलाह रहेगी आपको कि कोई भी आप पेपर दे रहे हो, कोई भी आप पेपर दे रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो ना उसको बहुत अच्छे से पढ़ना। अब वो लेवल नहीं रहे। अगर मैं बोलूँ ना यार, हम लोग या 2020 21 22 तक जो लेवल था कि आपने ठीक ठाक भी पढ़ लिया तो काम हो जाता था। जैसे एक प्रचलन होता था, हम लोग एक बात बोला करते थे, आप कुंजी पढ़ जाओ, नहीं अपने डुबकी पढ़ते हैं जो कॉलेज लेवल में, कि आप लोग डुबकी पढ़ जाओ आपका जुडिशरी क्लियर है। अब वो बातें नहीं, अब अपने को लेवल चाहिए, इसीलिए थोड़ा इस हिसाब से पढ़ाया जा रहा है कि भाई एग्जाम, क्योंकि 3 ईयर रूल के बाद अपने को नहीं पता वो कैसे पूछेगा, किसी को नहीं पता। अगर पेपर उसने सच में जैसा लेवल होना चाहिए 3 ईयर वाले बच्चों का, भाई आप कोर्ट गए हो, प्रैक्टिकल सीखा है, अगर उसने वैसा पूछा तो बेसिक लेवल पे तो अपने क्लियर ही नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए अपने को पूरा नहीं, जो मैं आपको नोट्स लिखवा रहा हूँ एक एक चीज, तो अपने को पूरा एक एक चीज का बेसिक क्लियर हो तब कर पाएंगे। तो इसलिए प्लीज थोड़ा क्लियर कर लो। और बाकी अगर आपका है तो आप मेरे को बता देना, जो अपने लेक्चर वाली वीडियोस है जिसमें पहले से सब कुछ करवाया हुआ है, तो मैं आपको वो रेफर कर दूंगा, आप वो एक बार देख लेना, अगर आपको ऐसा है कि मेरे को जल्दी खत्म करना है। ठीक है जी, किसी का कोई भी सवाल हो तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है। एज यूजुअल 1 बजे अपने कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास करेंगे, कोशिश करना आर्टिकल 52 से 62, 72 और 73 याद याद करके, मतलब सिर्फ ये कि 52 क्या बोलता है, 53, इसको मोटा मोटी दिमाग में रीड करके आ जाए। किसी का कोई भी सवाल हो, हाँ जी, किसी का कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हो। क्लास अपनी तरफ से खत्म है, आप जा सकते हैं, बाकी मैं वेट कर रहा हूँ। लिखवाने में ये सिर्फ 2 पन्ने में लिखा जाएगा सारा।